Good morning, students. Myself, Seema, Assistant Professor, Jyoti Vidyapeeth University. So today we are going to discuss the topic kyphosis. Before starting the clinical aspect of the kyphosis, first I would like to explain about the curvature of the spine. सो जब एक बेबी बॉर्न होता है तब जो उसके स्पाइन की कर्वेचर होती है उसको हम प्राइमरी कर्वेचर बोलते हैं. सो द प्राइमरी कर्वेचर इज लाइक concavity on the anterior front. On the posterior front it's convex and the anterior front it's concave, and this posture is can be called as kyphotic posture. और जैसे जैसे बेबी नेक होल्डिंग स्टार्ट करता है, वॉक करना स्टार्ट करता है, पेल्विक सिटिंग करना स्टार्ट करता है, तो एक प्राइमरी कर्वेचर डेवलप होता है जो कि हमारे स्पाइन और लंबर एरिया में डेवलप होता है, जिसको हम लॉर्डोटिक कर्वेचर बोल देते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमारे फिजियोलॉजिकली भी हमारे लॉर्डोटिक एंड काइफोटिक पोस्चर जो होता है, कर्वेचर है, वो प्रेजेंट होता है. अब हम क्लिनिकल एस्पेक्ट में अगर बात करेंगे काइफोसिस की, तो जो हमारा रीजन है थॉरेक्स का, उसका अगर वो कनकेविटी, एंटीरियर कनकेटिविटी और इंक्रीज कर जाए, जैसे कि सैक्रल रीजन में भी सेम हमारे पोस्चर होता है, सेम कर्वेचर होता है, तो हम उसको काइफोसिस बोलते हैं कि क्लिनिकली काइफोसिस हो गई है, लाइक वो एक क्लिनिकल कंडीशन हो गया है. सो नाउ द काइफोसिस हमारे थोरेसिक्स और सैक्रल रीजन में मोस्टली होता है. उसके बाद इसको हम हंच बैक भी बोलते हैं. ये एक कंडीशन है स्पाइन की जिसमें अपर बैक का एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है. एक्सेसिव कर्वेचर लाइक काइफोटिक कर्वेचर ही बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाता है, तो हम उसको काइफोसिस बोलते हैं. जो स्पाइन होता है वो नॉर्मली क्या कहते हैं, जब हम विजिबली पीछे से देखते हैं तो एक्सेस में हमें दिखता है, लेकिन अगर काइफोसिस हो जाएगी तो हमें थोरेसिक एरिया में या सैक्रल एरिया में वो विजिबली कम होता है, बट थोरेसिक एरिया में एक हम्पिंग सी दिखेगी, एक हंचिंग सी दिखेगी. और जो काउजेस होते हैं काइफोसिस होने के, मोस्टली एज, जैसे जैसे एज होती जाती है वैसे वैसे पुअर पोस्चर की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से जो हमारा काइफोटिक पोस्चर होता है वो इंक्रीज कर जाता है. उसके अलावा जो एक मेजर काउज होता है मसल वीकनेस. मसल वीकनेस होने की वजह से जो मसल की इंटीग्रिटी, जो एक फंक्शन होती है स्पाइन को होल्ड करने की, वो धीरे धीरे लॉस होने लग जाती है, और हमारी पोस्चरल एडेप्टेशन की वजह से हमें काइफोटिक पोस्चर मिलने लग जाता है. उसके अलावा क्या हो सकता है, इंजरी हो जाए, कुछ वैसी इंजरी हो जाए जिसके कारण हमारा क्या कहते हैं काइफोसिस हो जाए, या फिर क्या कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह कंडीशन में क्या होता है कि जो बोन होती है, जो हमारी वर्टिब्रल बोन है, वो धीरे धीरे वीकेन होने लग जाती है और उसकी वेजिंग होने लग जाती है, वो कंप्रेस होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा काइफोटिक पोस्चर आ जाता है. लेस कॉमन कॉजेज में हम बोल सकते हैं इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से बोन डिजेनरेट हो गई और फिर काइफोटिक पोस्चर आ गया. ट्यूमर हो गया, पोलियो की वजह से मसल्स में और बोनी चेंजेस हुए जिसके कारण काइफोटिक पोस्चर अडेप्ट हो गया. एगिड्स डिजीज है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है. सो हमारा उसके बाद है असेसमेंट, कि हम कैसे काइफोसिस को असेस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाएगा, बिकॉज हम्पिंग दिखेगी वहां पे, हंचिंग दिखेगी. उसके अलावा हमारा असेसमेंट होता है एक्सरे से, हमें कर्वेचर देख सकते हैं कि कितना ज्यादा काइफोटिक एक्सीड हुआ है. उसके बाद फिर हम असेसमेंट में वहां की मसल्स वगैरह को देखेंगे, कोर मसल्स को असेस करेंगे कि कितने ज्यादा वीकनेस आई है कोर मसल्स में, रेस्पिरेटरी मसल्स में, हमारे चेस्ट की मोबिलिटी कितनी ज्यादा हैम्पर्ड है. तो ये सारा हमारा असेसमेंट पार्ट रहेगा. उसके बाद हम क्या कहते हैं क्लिनिकल असेसमेंट्स वगैरह देख सकते हैं सेकेंडरी काउज को फाइंड करने के लिए, जैसे कि ट्यूमर तो नहीं है, कोई तरह की इन्फेक्शन तो नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह तो नहीं है. तो ये हमारा क्या कहते हैं, अगर कुछ अंडरलाइंग काउज सस्पेक्टेड है तो उसकी तरफ का इन्वेस्टिगेशन रहेगा. उसके बाद अगर हमारी काइफोसिस की डायग्नोसिस डेफिनेट हो जाती है तो फिर हम मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं कि हाउ वी विल मैनेज द काइफोसिस. तो काइफोसिस मैनेजमेंट का जो मेजर गोल होता है, अगर पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट होता है तो पहले पेन कम करना, अगर ट्रिगर पॉइंट्स प्रेजेंट है तो ट्रिगर पॉइंट को रिलीज करना. तो ये सारे हम फिर क्या कहते हैं, अपने बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट रिलीज करने के टेक्निक्स है, हमारी थेरेपेटिक मॉडलिटीज है पेन रिलीव करने के लिए, या कुछ मैनिपुलेटिव टेक्निक्स है, स्पाइनल मोबिलाइजेशन वगैरह माइल्ड ग्रेड की, तो वो हम देते हैं. उसके अलावा हमारा मेन एम होता है मसल्स पे काम करना. हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं बैक मसल्स
मसल्स की, जैसे कि हमारे कोर मसल्स हैं, हमारी बैक एक्सटेंसर्स है, हमारी फ्लेक्सर्स है, हमारे नेक के मसल्स है, इन सबको फोकस करते हुए हम इनकी स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को फॉलो अप करते हैं। उसके अलावा हम ब्रेसिंग करते हैं। ब्रेसिंग में हम क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसेस जो होते हैं, जो हमारे काइफोटिक पोस्चर्स में यूज होते हैं, हमारी होल हेलो ब्रेसेस होती है, एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्थोटिक्स प्रेजेंट फॉर द ब्रेसिंग इन काइफोटिक पोस्चर। जो हमारे फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट हो सकते हैं काइफोसिस के साथ, वो हो सकता है पेन होना, परसिस्टेंट पेन होना, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होना, क्योंकि एयरवेज पे कंप्रेशन और लंग्स पे कंप्रेशन हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो बॉडी इमेज होता है, जो कॉस्मेटिक अपीयरेंस हम बोलते हैं, उसमें चेंजेस होते हैं, जिसके कारण पेशेंट परेशान होता है। और एसोसिएटेड में हमारी, क्योंकि नीचे लंबर स्पाइन है और मसल्स वीकन हो रही है, हमारे लंबर स्पाइन पे भी स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा, तो बैक पेन का होना। उसके बाद फिर अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन आता है उसकी वजह से, या कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, तो नॉर्मल ब्लैडर एंड बाउल मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होती है, और एपेटाइट का भी डिक्रीज होने का देखा जाता है। सो हम इन सारी चीजों पे फोकस करते हुए हम मसल्स को गुड स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, उसकी मोबिलिटी गेन करने की कोशिश करेंगे, रिब केज को हेल्दी रखने की कोशिश करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम इंक्लूड कराएंगे पेशेंट में, ताकि क्या कहते हैं हमारा जो ब्रीदिंग पार्ट है वो नॉर्मल रहे। थैंक यू।